गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कोलराउस नियम के बारे में। तो वहाँ इस साल 2020 में कोलराउस नियम के ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। तो वहाँ हमने बताया था कि जो कोलराउस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या नियम दिया था। उन्हें कहा था कि अगर किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो मोलर चालकता जो होती है उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर होती है। दोनों का योग जितना होगा उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पदार्थ की मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। वैसे आप घरों में सब सेल देखते ही हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। जो इन्वर्टर के ऊपर बैटरी लगी होती है उसको भी एक सेल कहा जाता है। मोबाइल जो होती है, मोबाइल के अंदर जो एक बैटरी होती है वो भी एक प्रकार की सेल होती है। जो हमारी घड़ी होती है जिससे हम टाइम देखते हैं, हाथ घड़ी है, दीवार घड़ी है, उसमें भी क्या होती है, एक प्रकार की सेल होती है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सबसे पहले सेल होती क्या है। तो सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल क्या है। परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले, वह मूर्ति या निकाय जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक मिलियन में या एक दूसरे से जुड़े 2 विलयनों में डूबे होते हैं, क्या कहलाती है, वो सेल कहलाती है। ठीक है। अब जो सेल होती है वो सामान्य रूप से क्या होती है, हमारे 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वैद्युत अपघटनिक सेल, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, वैद्युत अपघटनिक सेल। ठीक है। कौन सी सेल होती है? वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर रासायनिक क्रिया होती है। क्या कहलाती है वो? आपकी वैद्युत अपघटनिक सेल कहलाती है। इसमें स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होता है। ठीक है। स्वतः परिवर्तित और स्वतः परिवर्तित के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे प्रक्रम जिसमें क्या होती है, जब तक आप वायु स्रोत से का कोई ऊर्जा देते रहेंगे कार्य चलता रहेगा, और ऊर्जा देना बंद कर देंगे तो कार्य रुक जाएगा। जैसे हमने बताया था, नीचे से अगर पानी को ऊपर चलाएं, छत पर चढ़ा रहे हैं टंकी में, तो क्या होगा, जब तक मोटर चलेगा पानी ऊपर चलेगा, और जैसे क्या हो जाएगा, आप मोटर को बंद करोगे तो पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, आपके स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं हमारे, इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, सेल को बता सकते हैं। यानी कि ये क्या होती है, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रम कैसे होंगे, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतः, यानी कि आपको एक बार प्रारंभ करना पड़ेगा और प्रारंभ करने के बाद क्या हो जाएंगे, हम आगे चलते रहेंगे जब तक कि सारा का सारा मटेरियल जो होगा समाप्त
नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैद्युत रासायनिक सेल है इनके खोजकर्ता जो थे वो गैल्वानी नामक वैज्ञानिक थे, लुईस गैल्वानी, जिन्होंने 1780 में सर्वप्रथम क्या किया, इस वैद्युत रासायनिक सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने 1800 में इस सेल को क्या किया और भी क्या किया, मॉडिफाइड किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक साधारण या सरल कह सकते हैं हम, सरल। दूसरी होती है संयुक्त सेल, साधारण सेल। दो प्रकार की सेल हो सकती हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि दो प्रकार किस प्रकार से हो सकती है। देखो जी, अभी हमने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई प्रारंभ में सेल की, तो उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम सेल को दो भागों में बांट सकते हैं। जो सरल सेल होगी हमारी सरल सेल, तो सरल सेल में क्या होगा, हमारा कोई एक बर्तन हमने ले लिया, उसके अंदर हमने एक दूसरा बर्तन ही लगा दिया, कोई दूसरा बर्तन इसके अंदर रख दिया हमने। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर का पात्र है, हमने इसमें क्या करा, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। अब ये बर्तन है, इसको जोड़ दिया। अब यहां पर हमने क्या करा, दूसरा सेल ले लिया, इसमें क्या लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया। दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया, तो जिंक होगा यहाँ पर एनोड और कॉपर होगा यहाँ पर कैथोड, यानी कि यहाँ पर होगा एनोड माइनस वाला और कैथोड होगा यहाँ पर प्लस वाला। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जो हमने आपको वैद्युत अपघटनी सेल बताए थे ना, उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका एनोड होता है वो पॉजिटिव वाला होता है और जो कैथोड होता है वो होता है आपका नेगेटिव वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट क्या होता है, जो एनोड होगा वो नेगेटिव पार्ट होगा और जो आपका कैथोड होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव से उसे रिप्रेजेंटेड किया जाएगा। कंडीशन वही रहेगी, एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर आपका क्या होगा, रिडक्शन यानी क्या होगा, आपका अपचयन। ठीक है, तो अब ये सेल बनाई है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी सरल सेल। जब एक ही बर्तन में दूसरा बर्तन रख दिया जाए और उसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग लगा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगी आपकी एक सरल सेल कहलाएगी। यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन का विलयन। इस सेल में क्या होगी, आठ अभिक्रिया होगी, तो हम पता है, याद रखना पड़ेगा हमें, यहाँ क्या होती है, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, दोनों क्रियाएं होंगी, तो क्या हो जाएगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यानी कि एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। अब कौन किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। आपने 11वीं क्लास में एक सारणी पढ़ी थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रेणी में आपको बताया गया था कि जो ऊपर वाला तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और नीचे वाला तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर Zn जो होगा वो कॉपर से ऊपर स्थित है, तो Zn में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, और कॉपर का क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो Zn जो होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, Zn से क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मुक्त कर देगा। ठीक है, और ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है, फिर कैथोड पर क्या हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे। हमारे पास कॉपर है तो Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो यहाँ क्या जाएगा आपका Cu आ जाएगा। सेल रिएक्शन लिखना चाहिए अगर हम पूरी, तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जितने इसमें दिए उतने इसमें ले लिए, क्या बचेगा आपके पास Zn+Cu+2 इज इक्वल टू Zn+2+Cu।
Cu। तो इस प्रकार से क्या जाएगी हमारी सेल रिएक्शन आ जाती है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे आगे जो हमारी संयुक्त सेल होती है, इंपॉर्टेंट है, थोड़े एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो संयुक्त सेल एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसमें दो अलग अलग बर्तनों में अलग अलग विजय भरे होते हैं। दोनों में क्या होता है, मान लिया हमने लिया है इसमें हमने क्या लिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। इसमें हमने क्या किया, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लगा दिया। यहां पर हमने क्या जोड़ा, एक ढक जोड़ दिया, और यहां पर हमने क्या किया, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया। ये चल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब क्या होगा, ये जिंक की छड़ है, जिंक की छड़, ये क्या आपकी कॉपर की छड़, ठीक है। अब क्या होगा, ये अधिक क्रियाशील है तो जिंक, और ये कम क्रियाशील है तो यहां से क्या होगा, ये हमारा क्या नेगेटिव है, हमारा एनोड है, ये हमारा क्या पॉजिटिव है, ये क्या हमारा कैथोड है। बीच में क्या करेंगे, एक लवण सेतु लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो 5 किलो आकार की नली होती है, इसके अंदर किसी प्रबल वैद्युत घटे पदार्थ जैसे N2SO4 वगैरह है या KCl है, उसका अगर जैव में केस बनाकर भर देंगे तो ये क्या होगी, आपकी संयुक्त सेल है, इसमें अलग अलग क्या है, तो बर्तन है। एक और एक प्रकार की होती है, ये होती है, दूसरे प्रकार की ये भी हो सकती है। इस प्रकार से भी एक सेल होती है जिसमें हम किसी एक संरंध्र दीवार, संरंध्र का मतलब छिद्रित दीवार हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड हमने यहां लगा दिया। ये हमारा बल्ब है, ठीक है। ये हमारी क्या है, जिंक की छड़ है, ZnSO4 इसमें भर दिया, कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट इसमें भर दिया। अब जैसे क्या होगा, संपर्क स्थापित होगा, तो संपर्क स्थापित होते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा क्या है, जिंक वाली, ये हमारा नेगेटिव, इनके एनोड, ये हमारा पॉजिटिव, इनके कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ से होगा और यहाँ की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो अपघटित होता चला जाता है, घुलता चला जाता है, और जिसका अपचयन होता है वो अपचयित होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। अब जैसे यहाँ क्या है, अगर इस सेल को बनाए तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, जिंक होगा ना, Zn+ आयन जो होगा ना, Zn+2 आयन के रूप में क्या जाएंगे, सारे विलयन आ जाएंगे, और यहाँ पे कॉपर के जो आयन होंगे, कॉपर के आयन इसके ऊपर चिपकते चले जाएंगे, और जो होंगे ना सल्फेट आयन SO4- इसमें बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम क्या करें, ये लवण सेतु नहीं लगाएं तो रिएक्शन हमारी रुक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऋणात्मक आयन और इसके अंदर धनात्मक आयन बढ़ते चले जाएंगे, तो कुछ समय पश्चात अभिक्रिया रुक जाएगी। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लवण सेतु लगाते हैं तो ये जो ऋणात्मक आयन है फ्लो करके आते हैं, जिनके पास आते हैं, और इस प्रकार से दोनों में क्या चलता रहता है, उदासीनता, रासायनिक साम्य बना रहता है, और इस प्रकार से सेल जो होती है हमारी लगातार कार्य करती रहती है। कंडीशन है, सेल कब तक कार्य करेगी, सेल कार्य जब तक करती है जब तक कि संपूर्ण Zn ऑक्सीकृत न हो जाए, या संपूर्ण Cu अपचयित न हो जाए,
तीसरा परिपथ बंद है यानी कि चालू है, परिपथ बंद है, ठीक है। लवण सेतु लगा है। तो इन कंडीशन में जो सेल होगी वो वर्किंग करती रहेगी। जैसे क्या करेंगे, जैसे लवण सेतु या हमारी सरंध दीवार है, तो सरंध दीवार चीनी मिट्टी की बनी होती है, इसको कह सकते हैं सरंध दीवार। सरंध छिद्र युक्त पात्र है कोई जो चीनी मिट्टी का बना होता है। जब तक लगा रहेगा, जब तक क्या चलती रहेगी, क्रिया चलती रहेगी। जैसे ही हटाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये 4 कंडीशन है, ठीक है। अब हम सेल अभिक्रिया की बात करें, सेल अभिक्रिया की हमने आपको बताई थी, तो आपको पता है एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो Zn से क्या बन जाएगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, Cu बन जाएगा। सेल रिएक्शन आप देखेंगे तो Zn+Cu+2 इज इक्वल टू Zn+2 Cu, ठीक है। तो सेल रिएक्शन आ जाएगी। अब ये सेल जो है इसको कई नाम दिए गए हैं। इसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, इसको वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, इसको डैनियल सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके नाम है, ये इन सेल की जो बनाई गई है, ठीक है। अब इसके अगर वर्णन करें तो वर्णन देख सकते हैं, क्या वर्णन क्या हो जाएगा, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एक धात्विक पात्र लिया जाता है, उस पात्र में क्या किया जाता है, जिंक सल्फेट का विलयन भरा जाता है और क्या किया जाता है, जिंक की छड़ डुबाई जाती है। दूसरा एक पात्र लिया जाता है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है और कॉपर की छड़ डुबाई जाती है। दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, दोनों छड़ों को एक दूसरे से संपर्कित करते हैं, तो संपर्कित करते हैं तथा दोनों बर्तनों को, दोनों पात्रों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ते हैं। लवण सेतु में KCl या Na+4 प्लस एगर जेल का पेस्ट भरा जाता है, नब पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर भरा होता है, दोनों को लवण सेतु से द्वारा जोड़ देते हैं। लवण सेतु पर जोड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, वहां से होता है जिंक से कॉपर की ओर होता है, जिससे क्या होती है, धारा प्रवाह होना प्रारंभ हो जाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। जिस प्रकार से हमारी संपूर्ण अभिक्रिया जो होती है वो चलती जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी संयुक्त सेल है जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल या डैनियल सेल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आप क्या अध्ययन कर सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए हम आगे बात करते हैं जो सेल में प्रयुक्त होने वाली जो हमारी चिन्ह परिपाटी होती है। चिन्ह परिपाटी यानी कौन कौन से चिन्ह क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो धातु होता है हमारा उसको हम क्या लिखते हैं, बाई ओर यानी कि पहले क्या लिखेंगे, धातु को लिखेंगे। पहला जो होगा सर्वप्रथम धातु को, तत्पश्चात आयन को लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं हम, पहले क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास क्या Zn है, Zn पूरा क्या रखेंगे यहाँ पर Zn+, इस प्रकार से क्या करेंगे। दूसरा क्या है, यदि एक ही बर्तन में क्रिया हो रही है तो सिंगल लाइन का प्रयोग करते हैं, और यदि लवण सेतु द्वारा संयुक्त सेल बनाई जा रही है, द्वारा सेल को
जोड़ा गया है तो डबल लाइन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास Zn से Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 से Cu, ये हमारे पास बनाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं, हमने क्या लिया Cu प्लस Cu से Cu प्लस 2 और Ag प्लस से Ag बनाएंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। तीसरा, एनोड को बाईं ओर इसको ऑक्सीजन हो रहा तथा कैथोड को दाईं ओर इनके ऑप्शन हो रहा है और लिखा जाता है। अब ये जो हमने ऊपर लिखा एग्जांपल, तो ये हमने Zn और Cu लिखा, तो हमें पता चल रहा है कि क्या हमारे पास ये एनोड है और ये क्या हमारा कैथोड। लिखने का मेथड ये है कि इसका ऑक्सीजन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, आपका एनोड है और ये हमारा क्या है, ये कैथोड है। इसका ऑक्सीजन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। यदि आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करना हो तो ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये Zn से Zn प्लस 2 0.35 m, Cu प्लस 2 से यहाँ क्या जाएगा 1.0.35। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या है, प्रयुक्त परिपाटियां हैं, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सेल को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके ले लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं सेल के सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, या बात करेंगे हम सेल विभव। पहले इलेक्ट्रोड विभव की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे सेल विभव की बात करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव जब हम किसी भी धातु की छड़ को उसके विलयन के में डुबोएंगे तो धातु और विलयन के संपर्क स्थल पर एक क्या बनेगी, द्विस्तरीय परत बन जाएगी। कारण क्या होगा कि या तो धातु के द्वारा आयनों को अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, या आयनों को त्याग किया जाएगा, तो एक विद्युत द्विध्रुवीय परत बन जाएगी। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। धातु तथा विलयन के संपर्क तल पर उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और यही मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब मानक परिस्थितियां ले जाएंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के मोलर विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु तथा
संपर्क तल पर उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसमें टर्मिनल कंडीशन है कि टेम्परेचर है हमारा ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए। इसे ई नोट ठीक है। तो ये क्या हमारे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब हमारे पास होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। एक हमारे पास होगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि अगर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, यानी कि अगर हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण क्रिया होने पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और यदि अपचयन क्रिया हो रही है तो उस अवस्था में क्या कहलाएगा, आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण क्रिया में उत्पन्न विभव। ठीक है। अपचयन क्रिया में उत्पन्न विभव। ठीक है। तो इसके छोटे जो बड़ा अब आगे हम बात करते हैं आपसे विभव के बारे में। बात करें तो विभव के बारे में हम बातें करते हैं थोड़ी सी आपकी। अब जो ऑक्सीकरण विभव होता है वो अपचयन विभव का क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो अपचयन विभव का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। मान लिया क्या है, Zn का ऑक्सीकरण विभव कितना है, -0.76 वोल्ट है। तो Zn का अपचयन विभव कितना हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। तो दोनों एक दूसरे के होते हैं, अपोजिट। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर लेते हैं। शून्य इलेक्ट्रोड और धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है। 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। पहले हम डायग्राम बना देते हैं। पहले 3 होगा तीसरा इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो हमने क्या करा, 3 इलेक्ट्रोड बनाए। ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव धनात्मक हो रहा है, और एक में हमारा क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, हमारा कोई भी इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि जिसमें ये प्लस आवेशित हो रहा है ये हमारा होगा कैथोड।
और जो माइनस आयन हो रहा है वो होगा हमारा एनोड, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो क्या होता है हमारा, वो शून्य इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर क्या होगी, ये क्रिया होगी, एनोड पर क्या होगी, ये क्रिया होगी, और शून्य इलेक्ट्रॉन पर कोई क्रिया नहीं। अगर क्रिया लिखना चाहे तो हम जानते हैं कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। यहाँ क्रिया कौन सी होगी, मान लिया हमने कॉपर धातु ली है, Cu धातु, तो Cu धातु है तो हम क्या करेंगे, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर Cu बनेगा। एनोड है, Cu से क्या बन सकता है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, शून्य इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इसकी छोड़ देना चाहते हैं तो इसकी छोड़ आप क्या कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं फटाफट। अब आगे हम बात करते हैं सेल विभव। अब देखो एक नॉर्मल कंडीशन वाली बात है कि अगर हम क्या करें, एक सेल ले, आधी सेल यानी कि ऑक्सीकरण ले या अपचयन ले, ऑक्सीकरण भी ले सकते हैं, अपचयन भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो हमने ऑक्सीकरण लिया या अपचयन लिया तो वो होगा अर्ध सेल। उसमें क्या होगा, या तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी या ही फिर उसमें होगी अपचयन होगी। अब अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव तो हम माप सकते नहीं है, तो एक कंप्लीट सेल के इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जब हम क्या करें, दो सेलों को क्या करें, हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो जब क्या होता है हमारे पास क्या जाता है, वो इलेक्ट्रोड सेल विभव हमारे पास आएगा। मान लिया हमने क्या किया, एक सेल बनाई Zn से Zn+2 और Cu +2 से Cu, तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, एक बर्तन में ये लिया, एक बर्तन में ये लिया और दोनों का टेस्ट किया, तो क्लियर एक का क्या हो रहा है, एक एनोड है हमारे पास, हम जानते ही हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, कैथोड है, हम जानते ही हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑक्सीकरण, यहाँ क्या होगा आपका अपचयन। ठीक है, आपको पता ही होगा, लिख देते हैं एक बार, आप भूल गए हो तो ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉन के आधार पर हो रही है। शुरुआत में हमने बता दिया था ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जब त्याग होता है तो क्रिया कहाँ हो जाएगी, एनोड पर होगी। और अपचयन क्या होगा आपका, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करना, ये कैथोड पर क्रिया होगी। आप याद रखना, बार बार बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ दिया तो ई सेल, मानव परिस्थिति में निकालेंगे, ई सेल इक्वल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट दाया माइनस ई नोट बाया, यानी कि दाईं ओर जो लिखा गया है उसको उसके हम ये देखें तो ये दाईं ओर लिखा गया है तो ये, और बाईं ओर लिखा गया है तो ये, तो दोनों में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, जो आता है हमारी सेल वर्क कर रही है, कार्य करने की स्थिति में जो होगा सेल को मान लेते हैं। एग्जांपल दे देते हैं, मान लें क्या है, Zn है, Zn+2 से Zn का जो मानक इलेक्ट्रोड वो कितना है, -0.76 वोल्ट है। और हमारा कॉपर +2 से कॉपर में परिवर्तित होने के लिए क्या है, 0.34 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है, सेल विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पर लिखा है, तो ई सेल क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट सेल हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये दिखाई दे रहा है आपको, अब पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण किस द्वारा अपचयन हो रहा है, रिएक्शन बनानी पड़ेगी पहले आपको। ठीक है, कि ऑक्सीकरण किस द्वारा अपचयन क्रिया किसका हो रहा है, यानी कि ये अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, आपको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे लिख कर देते तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे उसने लिख कर देते तो आपको पता है कि आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, तो डायरेक्टली निकाल दो। तो क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड क्या है आपका, ये है बराबर 0. क्या लिख सकते हैं आप, 0.34 प्लस, तो हमारा सॉरी माइनस करेंगे ना, तो माइनस यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, -0.76, तो -0.76 यहाँ जाएगा, तो क्या जाएगा 0.34 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। हमारे पास क्या जाएगा, ई नोट सेल हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखनी है। अगर हमारा ई सेल, ई नोट सेल हमारा क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या ई नोट सेल हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि
ये क्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं होगी, यानी कि अपने आप चलेगी या नहीं चलेगी। तो अगर हमारा ई सेल पॉजिटिव आएगा तो ये प्रक्रम होगा आपका स्वतः परिवर्तित, यानी क्रिया क्या होगी, अपने आप ही चलती रहेगी। और अगर हमारे पास क्या जाएगा ई सेल जो आएगा हमारा आएगा नेगेटिव, तो क्रिया क्या हो जाएगी आपकी स्वतः अपरिवर्तित होगी। इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नीट वगैरह में आपका क्वेश्चन आते भी रहते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है पहले, ठीक है, आते रहते थे। तो दो रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि ये निम्न क्रिया संभव है या नहीं है। तो इस ई सेल के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ई सेल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। ठीक है।